मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, आनुवांशिकता और जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पहला टॉपिक हमारा है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। आनुवांशिकता क्या है? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी जनक से संतति में जो संचरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। अब आते हैं लक्षणों टॉपिक। इसमें पहला जो है सब टॉपिक, लक्षणों की वंशागति के नियम, रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। लक्षणों की वंशागति के नियम क्या हैं? तो माता पिता दोनों समान रूप से आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए संतति में स्थानांतरित करते हैं। इम्पोर्टेंट है कि माता और पिता दोनों समान रूप से आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए जो है वो संतति में अपने संतानों में स्थानांतरित करते हैं। और प्रत्येक लक्षण के लिए संतति को माता और पिता से एक एक जीन की प्रति यानी कॉपी मिलती है। प्रत्येक लक्षण के लिए संतति यानी संतानों को माता और पिता से एक एक जीन की प्रति यानी कॉपी मिलती है। अब जीन के बारे में देखते हैं। जीन क्या होता है? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष प्रोटीन के लिए सूचना वहन करता है। यानी जीन क्या होता है? जीन क्या है? तो गुणसूत्र पर स्थित जो डीएनए है का वह खंड जो किसी विशेष प्रोटीन या और अंततः एक लक्षण के लिए सूचना का वहन करता है, इसे ही जीन कहा जाता है। अब देखते हैं मेंडल का योगदान, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था? तो मटर यानी पी प्लांट के पौधों पर प्रयोग किए थे और वंशागति के नियम दिए। पी प्लांट के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने वंशागति के नियम दिए थे। ये नियम के बारे में अब देखते हैं। तो प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट, और एक होता है रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है? वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को व्यक्त करता है, जैसे लंबे पौधे, गोल बीज, इस टाइप के लक्षण जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण क्या है? वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं हो पाता, जैसे बौने पौधे, झुर्रीदार बीज, इस टाइप के जो है लक्षण कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। अब मेंडल के नियम देखते हैं। मेंडल के नियम क्या थे? तो मेंडल के जो नियम हैं वो दो तरह के थे। एक थे एकल संकरण के और एक थे द्विसंकर संकरण के। तो एकल संकरण जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक जोड़ी विपरीत। मेंडल के नियम में क्या पढ़ना था? तो एकल संकरण पहला है और द्विसंकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण में क्या होता है? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे केवल पौधे की ऊंचाई के बारे में। F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी ये क्या है? तो सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो होते हैं ना प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, और F2 पीढ़ी जो है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जो है उसमें 3:1 का अनुपात में होता है। अगर 3 प्रभावी लक्षण वाले होंगे तो 1 अप्रभावी लक्षण वाले होंगे। ना सेकेंड इसका है द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन इसमें होगा, जैसे बीज का आकार और रंग। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण। तो लक्षण के प्रकार, विवरण और अगली पीढ़ी में संचरण। तो पहला है आनुवांशिक लक्षण यानी इनहेरिटेड जो लक्षण है। इसमें विवरण क्या होगा, स्पेशल क्या है इसका? तो स्पेशलिटी जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन से उत्पन्न, जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन से ये उत्पन्न होता है और अगली पीढ़ी में संचरण ये होता है। और दूसरा क्या है हमारा? ये तो पहला था आनुवांशिक लक्षण जिसमें जनन कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन से उत्पन्न होता था और अगली पीढ़ी में संचरण ये होता है। दूसरा क्या है? उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड।
अब इसमें क्या है कि जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है और शरीर की कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। जीव अपने जीवन काल में जो अर्जित करता है उस लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं और शरीर की कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। अगली पीढ़ी में संचरण होगा कि नहीं, तो नहीं होता है, यानी अगली पीढ़ी में इसका संचरण नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण जो है युग्मकों यानी गैमेट्स द्वारा होता है। मानव में लिंग निर्धारण युग्मकों यानी गैमेट्स द्वारा होता है। पुरुष में तो XY गुणसूत्र होता है, पुरुष में XY गुणसूत्र होता है जो 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, X और Y। पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, X और Y। और महिला में क्या है कि XX गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं, केवल एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होते हैं, यानी महिला में XX गुणसूत्र होता है जो केवल एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं, जो X के टाइप का ही होगा, दोनों X ही होगा। जब X शुक्राणु X अंडाणु से संलयन करता है तो XX बनेगा, यानी लड़की का उत्पन्न होगा, लड़की का जन्म होगा। जब X शुक्राणु X अंडाणु से संलयन करता है तो XX यानी लड़की का जन्म होगा। और जब Y शुक्राणु X अंडाणु से संलयन करता है तो XY यानी लड़का का जन्म होता है। यानी जन्म में जो लिंग का निर्धारण होता है, मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो मेनली पुरुष पे निर्भर करता है, इसमें महिला का कोई रोल नहीं है। तो जब X शुक्राणु X अंडाणु से संलयन करता है तो लड़की होगी, और जब Y शुक्राणु X अंडाणु से संलयन करता है तो XY यानी लड़का उत्पन्न होगा। अब नेक्स्ट क्या है, लिंग निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, यही अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है जैव विकास, इवोल्यूशन। जैव विकास क्या है, इवोल्यूशन क्या है। जैव विकास पीढ़ी दर पीढ़ी किसी स्पीशीज के आनुवंशिक लक्षणों में होने वाला वह परिवर्तन जो उसे बेहतर तरीके से उत्तरजीविता के योग्य बनाता है, यह विभिन्नताओं के संचय का परिणाम है। जैव विविधता क्या है, जैव विकास क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी स्पीशीज के आनुवंशिक लक्षणों में होने वाला वह परिवर्तन जो बेहतर तरीके से उत्तरजीविता के योग्य बनाता है, जो उसे बेहतर तरीके से उत्तरजीविता के योग्य बनाता है, यह विभिन्नता के संचय का परिणाम है, इसे ही जैव विकास कहते हैं। अब फर्स्ट इसके बाद सब टॉपिक क्या है, जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो जैव विकास के प्रमाण में हम लोग को समजात अंग सबसे पहले पढ़ना है। होमोलोगस ऑर्गेन्स, होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेन्स जो संरचना में समान हो और मूल उत्पत्ति उनका एक समान हो लेकिन कार्य उनका भिन्न भिन्न होगा। यानी समजात अंग कैसे ऑर्गेन हैं, मतलब होमोलोगस ऑर्गेन समजात अंग किसे कहा जाता है, तो संरचना उनका समान होगा, मूल उत्पत्ति भी एक समान ही होगा और कार्य केवल भिन्न भिन्न होंगे। ये स्पेशल है, ध्यान रखना है, कार्य भिन्न होंगे, संरचना समान होगा, इन्हें समजात अंग कहते हैं। निष्कर्ष में क्या है, ये एक समान पूर्वज से ही विकसित हुए होते हैं, अपसारी विकास से ये विकसित होते हैं। निष्कर्ष में क्या है कि ये एक समान पूर्वज से ही विकसित हुए हैं, अपसारी विकास जिसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए मेढक, पक्षी और मानव की अग्रपाद की हड्डियाँ, मेढक, पक्षी और मानव की अग्रपाद की हड्डियाँ जो होती है समजात अंग का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गेन का जो अभी एग्जाम्पल बताए थे, मेढक, पक्षी और मानव के अग्रपाद की हड्डियाँ, उसका पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह से वो समजात अंग का अच्छा एग्जाम्पल माना जाएगा। अब आते हैं समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गेन्स। समरूप अंग यानी एनालोगस ऑर्गेन्स, इसमें क्या है कि संरचना इनकी भिन्न भिन्न होती है और कार्य समान होता है। उसके जस्ट अपोजिट जो समजात अंग थे ना, उनके जस्ट अपोजिट ये होता है, संरचना इनकी भिन्न होगी और कार्य समान होगा।
निष्कर्ष क्या होगा? तो ये समान कार्य के लिए विकसित हुए हैं और लेकिन पूर्वज समान इनके नहीं थे। इन्हें अभिसारी विकास कहा जाता है। यानी निष्कर्ष में ये समान कार्य के लिए विकसित हुए हैं और लेकिन पूर्वज इनके एक समान नहीं थे और इन्हें ही अभिसारी विकास भी कहा जाता है। उदाहरण में चमगादड़ के पंख और कीट के पंख। उदाहरण में चमगादड़ का पंख और कीट का पंख जो है वो समरूप अंग है, समरूप अंग का एग्जाम्पल है। अब आते हैं जीवाश्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीवाश्म, फॉसिल्स। परिभाषा क्या है? लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बचे हुए कठोर अवशेष जो है वही जीवाश्म कहलाता है। तो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के बचे हुए जो कठोर अवशेष हैं, जैसे हड्डी हैं, खोल हैं, छाप हैं, इन सबको जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म तिथि निर्धारण, नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? जीवाश्म तिथि निर्धारण। इसमें एक है सापेक्ष विधि, एक है कार्बन डेटिंग। तो जो जीवाश्म पृथ्वी की सतह के निकट होते हैं वे नए होते हैं। सापेक्ष विधि में क्या है कि जो जीवाश्म पृथ्वी के सतह के जितने निकट होंगे वे उतने नए होते हैं। दूसरा कार्बन डेटिंग प्रोसेस है। तो जीवाश्म में कार्बन 14 जैसे समस्थानिक की मात्रा के आधार पर आयु का निर्धारण होता है। यानी कार्बन डेटिंग प्रोसेस क्या है? तो जीवाश्म में कार्बन 14 यानी कार्बन 14 जैसे समस्थानिकों की मात्रा के आधार पर आयु का निर्धारण कर लिया जाता है। ये कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है। अब इनका महत्व देखते हैं। तो महत्व क्या है? तो जीवाश्म बताते हैं कि कौन से जीव पहले थे और कौन से जीव बाद में विकसित हुए, जैसे कि ऑर्कियोप्टेरिक्स। महत्व में क्या है कि जीवाश्म ये बताता है कि कौन से जीव पहले आए थे और कौन से जीव बाद में विकसित हुए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जाति उद्भव। जाति उद्भव यानी स्पेशिएशन, ये क्या है? जाति उद्भव क्या है? वह प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा नई स्पीसीज का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई स्पीसीज का निर्माण होता है उसे जाति उद्भव कहते हैं। अब है मुख्य कारक इसके क्या क्या हैं? तो 3 कारक हैं। आनुवांशिक विचलन है, प्राकृतिक वरण है और भौगोलिक विलगन है। तो आनुवांशिक विचलन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या होता है? किसी जनसंख्या में अचानक छोटी संख्या के कारण जीन आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन। आनुवांशिक विचलन क्या है? तो किसी जनसंख्या में अचानक छोटी संख्या के कारण जीन आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन को ही आनुवांशिक विचलन कहा जाता है। अब इसके बाद सेकेंड जो है हमारा प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। वह प्रक्रिया एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रकृति अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों का चुनाव करती है जिससे वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। ये डार्विन का सिद्धांत था, बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकृति जो है अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों का चुनाव करती है जिससे वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, डार्विन का सिद्धांत कहलाता है। यानी जो एडेप्टेड हो गए, जो अनुकूलित हो गए वो बच जाते हैं। जो अपने स्ट्रगल में, देखिए कोई भी जीव की संतति जब जन्म लेती है तो बहुत सारा मान लीजिए संतति जन्म ली, तो जो अनुकूलित रहते हैं, जो एडेप्ट हो गए अपने नेचुरल सराउंडिंग जो है उसमें उनका एडेप्टेशन हो गया बहुत अच्छे से, वो अनुकूलित अगर हो गए तो फिर वो प्राकृतिक वरण उनका हो जाएगा, वे जीवित बच जाएंगे और प्रजनन करते रहेंगे। लेकिन अगर वो अनुकूलित नहीं हुए तो फिर उनका जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे और प्रजनन भी नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद है भौगोलिक विलगन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये क्या है? तो जनसंख्या के उपसमूहों का नदी या पहाड़ जैसी भौतिक बाधाओं द्वारा अलग हो जाना। यानी भौगोलिक विलगन क्या है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो जनसंख्या के उपसमूहों का नदी या पहाड़ जैसी भौतिक बाधाओं द्वारा अलग हो जाना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अच्छा भौगोलिक विलगन जो था, विलगन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, उसमें क्या था कि जनसंख्या के उपसमूह जो हैं का नदी या पहाड़ जैसी भौतिक बाधाओं द्वारा अलग हो जाना।
तो ये था भौगोलिक विलगन। अब आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का है, विकास को प्रगति के रूप में नहीं समझना, यानी इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं है, नॉट अ प्रोग्रेस। इवोल्यूशन प्रोग्रेस नहीं मान सकते इसको, तो इवोल्यूशन को प्रोग्रेस नहीं मानना है। देखते हैं इसमें जैव विकास का मतलब होता क्या है। जैव विकास का मतलब यह नहीं है कि पुराने जीव जो हैं बेहतर होकर नए जीव बनाते हैं। जैव विकास का मतलब यह नहीं होता है कि पुराने जीव जो हैं बेहतर होकर नए जीव बनाते हैं। विकास एक शाखाओं वाले वृक्ष के समान है, जिसमें हर शाखा जो है अपने वातावरण के अनुकूलित होती है। एक बैक्टीरिया उतना ही विकसित होता है जितना कि एक मानव, क्योंकि दोनों अपने अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। यानी आप जैव विकास का मतलब यह नहीं समझिए कि पुराने जीव जो हैं बेहतर होकर नए जीव बना लिए, इसका मतलब ये नहीं है। विकास एक शाखाओं वाली वृक्ष के समान है। विकास क्या है? एक अलग अलग शाखाओं वाली वृक्ष के समान है, जिसमें हर शाखा जो होता है अपने वातावरण में अनुकूलित होते हैं, अपने वातावरण के अनुकूलित होते हैं। और एक बैक्टीरिया उतना ही विकसित है जितना कि एक मानव है, क्योंकि दोनों अपने अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग। अगेन एंड अगेन थैंक्स फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लॉट ऑफ थैंक्स।